शुरू करते हैं वीडियो। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी साहित्य का, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है। 5 मार्च 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। शिफ्ट 2 का पेपर अगले वाले वीडियो में लगाएंगे। देखो, इस पूरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस दौरान जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका पीवाईक्यू से क्या रिलेशन है, अगर ये पीवाईक्यू में रिपीट हुए वो भी डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बताएंगे। और अगर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है? खालिद बारी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, चंदायन या फिर मृगावती? तो इसका आंसर है ए, अमीर खुसरो ने पहली बार इस्तेमाल किया था। ये है खालिद बारी और इसका डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954, 7 जून 1955। तो ये 1955 में हुई थी, यानी 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोली भाषा से आता ही आता है। सौरसेनी से, मागधी से, ब्राचंड से या फिर अर्धमागधी से? तो इसका आंसर है सी, अर्धमागधी। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, आप उसे देख लीजिए। भाषा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर, और ये डिटेल आंसर रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्शसंघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? इसको सिंपल बताया मैंने, इसे बोल के आप एग्ज़ाम में तुरंत देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा। स, न या झा? तो कौन सा इसका आंसर है? झा। यह है स्पर्श संघर्षी, जिसको बोलने में थोड़ा सा स्पर्श करते वक्त संघर्ष करना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? 700 से 1400, 1000 से 1600, 693 से 1693 या 950 से 1700? तो इसका आंसर है बी, 693 से 1693, 1000 सालों का इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देशल बाण सब जन मिट्ठा तमतय सण जप्पय अवहट्टा। इसी की वजह से अवहट्टा भाषा को माना गया, अवहट्टा भाषा के क्रम में एक स्थान प्राप्त कर चुका इसी की वजह से। चलो इसे किसने लिखा है? आचार्य देवसेन ने, गोरखनाथ ने, हेमचंद ने या विद्यापति ने? तो इसका सही आंसर है विद्यापति। यही इन्हीं की वजह से अवहट्टा को भाषा का स्थान मिला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनुप्रिया? तो इसका सही आंसर है कनुप्रिया। कनुप्रिया हरिऔध जी की है और इन्होंने इसके बारे में लिखा था। धर्मवीर भारती जी की रचना है कनुप्रिया और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास, कविता, कहानी, निबंध? तो इसका आंसर है उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार ने पात्रों का संग्रह है? अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, रेणु या फिर नागार्जुन? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना का है पात्र। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, निम्नलिखित में से किसका मानना है? भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त जी? तो इन चारों में से भट्ट लोलट जो है, लोलट, ये उनका मानना है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर
उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद माने हैं? औचित्य के उन्होंने कितने भेद अवधि निर्धारित किए हैं? 30, 28, 26, 27। तो इसका आंसर है 27। उन्होंने 27 भेद माने हैं। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। सॉरी, ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। तो इसका सही आंसर है पद पूर्वार्ध वक्रता। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? प्लेटो एंड अरस्तु, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, टी.एस. इलियट एंड रिचर्ड क्रोचे एंड मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसका सही आंसर है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ये दोनों मिलके इन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेड्स का 1978 में। और ये रहा डिटेल्ड आंसर इसका। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? राम कुमार वर्मा जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, धीरेन्द्र शर्मा जी का है, या फिर मिश्र बंधु का है? तो इसका सही आंसर है बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी कि अगर किसी भाषा का इतिहास नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं में के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। मैकाले ने ये बात कही थी, कैनिंग ने या विलियम जोन्स ने कही थी, या हंटर ने कही थी? देखो, जब अंग्रेज यहाँ पे अपनी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, उस दौरान पहले तो मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा ले आए, उसके बाद हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन ने ये बात बोली थी कि अगर आप यहाँ के धर्म को ले आएंगे साइंस के संपर्क में तो ये सूखी लकड़ी के अंदर ढेर हो जाएंगे। बेसिकली उन्हें इंडियंस को लो फील कराना था, इसलिए ये सारे कमेंट्स इन्होंने किए थे। और ये हंटर नाम का अधिकारी था, उसने ये कमेंट किया था और इसी के नाम पे बना था हंटर कमीशन। इसकी बात यहाँ नहीं मिलेगी, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? हैबरमास ने, लियोतार्द ने, गवात्री ने, या फिर मदन स्वरूप ने? तो इसका आंसर है लियोतार्द ने। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। उदंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? राधा कृष्ण दास जी को, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जी को, या नारायण दत्त जी को, भगवती चरण चट्टोपाध्याय जी को? तो इसका सही आंसर है ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय जी को जाता है इसका श्रेय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है नंद, गोटी, आत्मा, खिलाड़ी। तो इसका आंसर है आत्मा। नर्द शब्द का यहाँ पे आत्मा, सॉरी गोटी, गलत बोल दिया, गोटी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? टॉल्स्टॉय को, गांधी जी को, सिरफिरा पगल को, या फिर तिलक जी को? तो इस अंधेरे नाटक में उन्होंने पिता पिता तिलक जी को कहा है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किससे कहा था? राम ने विभीषण से कहा था, राम ने हनुमान जी से कहा था, राम ने सुग्रीव से कहा था, या राम ने लक्ष्मण जी से कहा था? राम ने विभीषण जी से ये बात कही थी कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नैन चुअहुँ जस महवर नीरू, नागमती वियोग खंड में निम्नलिखित इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है? महावत, महकतावट, माघ की झड़ी, महावट। तो इसका आंसर है सी, माघ की झड़ी। ये अवध क्षेत्र में बोला जाता है, महावट शब्द का प्रयोग होता है। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। झूठा सच, ये भी रिपीटेड बार बार पूछा जाता है, में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर है कानपुर। बाकी के तीनों का जिक्र होता है और ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं जो बातों तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का पूरा उतना विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, मैला आंचल, गोदान या फिर जिंदगी नामा? तो इसका सही आंसर है गोदान। गोदान में ये बात कही गई है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उपन्यास बाणभट्ट की कथा आचार्य प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी हैं? स्वीडन की हैं, इटली की हैं, बेल्जियम की हैं या फिर ऑस्ट्रिया की हैं? तो मैडम ऑस्ट्रिया की निवासी हैं। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, जिंदगी नामा, झूठा सच या फिर शेखर एक जीवनी? तो इसका सही आंसर है जिंदगी नामा में इसका जिक्र किया गया है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं लाल पान की बेगम। क्वेश्चन नंबर 26। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीशन वाली कहकर संबोधित करती है? चंपिया को, जंगी की पतोहू को, लरेना की बीवी को या राधे की बेटी सुनरी को? तो वो जंगी की पतोहू को टीशन वाली कहकर पुकारती है। इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1904 में, 1907 में, 1908 में या 1911 में? तो ये 1904 में ही प्रकाशित हो गई थी चंद्रदेव से मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आज तक ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी उपर्युक्त कथन किसने कहा है? नवाब बीबी ने शाहनी से, शेरा से, हुसैना ने या फिर शाहनी ने दाऊद खां से, लाह बीबी ने शाहनी से? तो इसका सही आंसर है नवाब बीबी ने शाहनी से ये बात कही थी। सिक्का बदल गया कृष्णा शोभिती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया? मालिनी, देवसेना, कमला या फिर देवकी? देखो महानता की बातचीत स्कंदगुप्त ने देवसेना ही करेगी, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? अम्भीक द्वारा, दंडायन द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या सिंहरण द्वारा? तो इसका सही आंसर है सिंहरण ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर भी यहाँ बैठना नहीं सहाता। उपर्युक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? श्रीपद ने कहा, इंद्र नारायण ने कहा, नज़ीर ने कहा या फिर ये बात नीरज ने कही? तो ये बात श्रीपद ने कही थी कि टेबल की मेज पर बैठना तुम्हें तो पल नहीं सुहाता। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? कर्मवीर, दुर्जन सिंह, सत्यवीर या फिर सिपाही के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर है सत्यवीर ने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा? शरद चंद्र ने नीरदा के बारे में, तुलसीराम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में ये बात कही। तो इसका सही आंसर शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में ये बात कही। शिवरानी जी इनकी पत्नी है,
प्रेमचंद जी की धर्मपत्नी है। उन्होंने ये बात अपने ही रचना में की थी, प्रेमचंद घर में। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? जामुन का पेड़, आपहू दरी, माटी की मूर्तें, प्रेमचंद घर में। तो इसका सही आंसर है आपहू दरी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चंदा पात्र निम्नलिखित में से किसके जीवन काल के महत्वपूर्ण स्थान रहा? शरद चंद्र, हरिवंश राय बच्चन जी, मन्नू भंडारी या रमणिका गुप्ता जी का? तो चंदा पात्र का हरिवंश राय बच्चन जी के उसमें रहा। ये उनकी फ्रेंड की पत्नी थी, धर्म पत्नी। ये डिटेल आंसर। 36 अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रमणिका गुप्ता जी के बारे में, कृष्णचंद्र, मन्नू भंडारी, हरिवंश राय बच्चन जी। तो इसका सही आंसर है मन्नू भंडारी। शीला अग्रवाल, इनके जीवन में ये उनकी अध्यापिका थी जिनका बहुत बड़ा असर पड़ा मन्नू भंडारी जी के ऊपर, और वो इतनी बड़ी लेखिका बन पाई। क्वेश्चन नंबर 37। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, क्योंकि वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई काल व मसाला बनवाएं जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूर और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। देखो इसका सही आंसर जो है वो है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उससे है, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए ये उस साल क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। और इसका ये रहा डिटेल आंसर। रचनाएं स्वयं, क्वेश्चन नंबर 38। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ। तो इसका सही आंसर है विवेकी राय जी की ये बात कही हुई। उसका आंसर रहा सी, डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्रकृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, या फिर व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो इसका सही आंसर है छोटे छोटे सुख, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध में उद्धृत हैं? शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूर और प्रेम, उठ जगा जाग मुसाफिर। तो इसका सही आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित रचना में ये बात का जिक्र किया गया है, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो इसका आंसर है बी, सी और ई। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर इस हिसाब से बनना चाहिए बी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। गलत बात है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती हैं। सही है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। सही बात है। आकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। गलत। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। ये सही है। तो बी, सी, ई इसका सही आंसर है सी, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारतेंदु युगीन कविता में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी नहीं। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखी गई रचना है, सही बात है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच पर और वहीं की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे, गलत बात है। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, सही बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रात समयन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋण जल, धन जल, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, सही बात है। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा रचित लिखित प्रेमचंद की जीवनी नहीं, और कलम का सिपाही है, मजदूर नहीं। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे, सही बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, सही बात है। ये गलत है, तो इस हिसाब से ACD हो। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, सही बात है। और जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट और हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण है, सही बात है। और कस्तूरी कुंडल बसे प्रभात खेतान द्वारा रचित है, नहीं। अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है, नहीं। अपनी खबर और पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है, सही बात है। तो ABE है इसका आंसर, यानी C है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। काव्य दोष संबंधी सही उदाहरण है। क्लिष्ट देव दोष, वेद नखत, ये उदाहरण है। पहले उनका नाम है फिर उदाहरण है, तो हम डायरेक्टली उदाहरण क्यों पढ़ें, नाम ही पढ़ते हैं इसका। क्लिष्टत्व दोष, अक्रमत्व दोष या दुष्क्रमत्व दोष या ग्रामत्व दोष या अप्रतीतत्व दोष। तो इसका सही आंसर है क्लिष्ट दोष और दुष्क्रमत्व दोष और अप्रतीतत्व दोष। इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। तो इसका आंसर है ये तीनों, बाकी ये दोनों गलत है। तो A है इसका आंसर। इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का निम्नलिखित कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना के संबंध में, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है, और ये बात तो सही है, गुण सृजन माना है। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य और गौड़, ये भी बात सही है। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ मुख्यतः दार्शनिक और कलाकारों के बीच में होती है, सही बात है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ABC है, ये दोनों गलत हैं। इसका डिटेल आंसर ये रहा, बाकी का ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अंग्रेजी शिक्षा संबंधी उपर्युक्त विचार हैं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को ही धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। देखो ये तो इसी काम के लिए अंग्रेजी शिक्षा का आया ही था काम, यही इसका काम ही था। तो अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त, तेरी ऐसी तैसी दासता से मुक्ति कराए, दास बनाने के लिए करे थे। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों को प्रवेश के द्वार खोले। हाँ, ये बात सही है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। अरे घंटा, सॉरी फॉर द वर्ड, इन्होंने नहीं सिखाया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। हाँ बिल्कुल खोले, क्योंकि गुलाम भी तो बनाना तो उन्हें, वाइट कॉलर गुलाम।
तो इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। दलित विमर्श से संबंधित उपर्युक्त कथन है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका और रेखांकित करने का प्रयास किया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाँ, ये बात सही है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं? नहीं। ज्योतिबा बाई फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? बिल्कुल सही है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं? अरे बिल्कुल नहीं करें, क्यों करेंगे। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं? सही बात है, और इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन सबसे विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से चिलचिलाते जले, घिनौने घने कंप से कनकने। तो इसका आंसर है ये और ये और ये तीनों उससे संबंधित हैं, विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रिय प्रवास किन छंदों से रची गई है? प्रिय प्रवास किन छंदों से रची गई है? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन का ऑप्शन है इंद्रवजा और द्रुत विलंबित, ये सही है। शार्दुल विक्रीडित, ये भी सही है। और कनक मंजरी नहीं है। मंदा क्रांता, ये भी सही है। इसका आंसर बी है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं? जोग सिखावत पाणे, ज्ञान की महल, मधुकर मधुमतवारे। और जैसे देखो, जोग सिखावत पाणे भी तो बोलती हैं वो, ज्ञान की महत तो नहीं बोलते हैं, घोष पढ़ो व्यापारी, ये भी बात बोलती हैं वो। और निर्दुन नदरिया मादरी, ये वाली बात नहीं, मधुकर मधुमतवारे ये बोलती हैं। महिला आंचल की स्त्री पात्र हैं? सुहागी, फुलिया, आभा रानी, मनोरमा देवी, मंगला देवी। देखो, इसका सुहागी तो इसका नहीं है, फुलिया रहती है इसका, और आभा रानी तो है ही है, और मंगला देवी जी हैं। ये रहा डिटेल आंसर। ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। तपस्सुमन्यास के पात्र हैं? अब्दुल बेग, हरनाम सिंह, देवदत्त, गिरधारी लाल, हयात बख्त। तो देखो, हरनाम सिंह जी इसके हैं, हयात बख्श भी इसमें आते हैं, और देवदत्त भी इसमें आते हैं। तो इसका आंसर सी है। डिटेल आंसर ये रहा। मानस का राजहंस उपन्यास की रचना अमृतलाल नागर ने किन निम्न पुस्तकों से सहयोग से किया था? तुलसी काव्य मीमांसा नहीं, इससे नहीं किया था। तुलसी आधुनिक वातायन, ये इसका इसका तो किया था। तुलसी काव्य मीमांसा का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तुलसी आधुनिक वातायन का नहीं किया था, और लोकवादी तुलसी का भी प्रयोग उन्होंने नहीं किया था, और काशी का इतिहास और अकबर, इन तीनों का प्रयोग किया था। इस हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं? लाल मोहर, महेश्वर, या फिर पलट दास और धुन्नी राम। तो इसका आंसर है, एक तो ये हैं, दूसरा पलटवार दास भी मिलते हैं, और धुन्नी राम भी मिलते हैं। महेश्वर और बेगू पटवारी नहीं है इसके आंसर। इसका डिटेल आंसर ये रहा। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। देखो, उसके 4 ऑप्शन इसी तरीके, ठीक है। गैंग्रीन कहानी के जो संबंध सेंटेंसेस हैं। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष की चित्रण किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है? सही बात है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सराहनीयता और एक सरसता को चित्रित किया है? सही बात है। इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है? नहीं। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है? सही बात है। इसका ऑप्शन बी है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? मल्लिका के कथन कौन से हैं? देखो, मल्लिका ने कौन कौन से कथन कहे थे? पहला, इस सौंदर्य के सामने जीवन के सब सुख दुख हे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इस भूमि कोई
कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर कोमलता ना हो, सही बात है, ये सब बोला था उसने। आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे का भी बीत ही जाएगा, ये बात भी बोली थी उसने। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये प्रतियाँ उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से मंगाई थी, व्यवसायियों से प्राप्त की थी, सही बात है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्देव अपनी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत करता है, सही बात है। और इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा पात्र को रचा गया नहीं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय को अभिव्यक्त करता, सही बात है। नाटक के प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निश्चय भारत का अब नाश हो, ऐसा नहीं है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं, सही बात है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक लिखा है, सही बात है। ये उन्होंने अंग्रेजी में ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, ये भी सही है। पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, सही बात है। तो इस हिसाब से आंसर ए बी सी हो गया। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। शिव शंभू के चिट्ठे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका शिव शंभू शर्मा एक काल्पित चरित्र है, सही बात है। और श्रीमान का स्वागत शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं, गलत बात है। इन निबंधों में व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग किया गया है, सही बात है। बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन नहीं, ऐसा नहीं है। शिव शंभू अपने वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील बनता है, ये सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र को संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, सही बात है। और इनके संबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, ऐसा नहीं है। निबंध के क्षेत्र में उन्होंने आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता मानते हैं, सही बात है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया नहीं। उन्होंने निबंधों से संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वारे की ग्रामीण कहावतें और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, सही बात है। और ये डिटेल्ड आंसर। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ गए हम, ठीक है। ऐसा नहीं है, गलत है। गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, सही बात है। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे, सही बात है। देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, ये भी बात सही है। और ये गलत है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। मुर्दहिया जो कि आत्मकथा है के संदर्भ में विचार कीजिए। तुलसीराम के गांव का जन्म 12 गाँव था और बाबा सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया। बाबा को पाँव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया। इसका जो सही सीक्वेंस है वो इन्होंने दिया ही नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन उस साल ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तत्सम पुरुष जो है वो इसका उदाहरण है शिवालय, और द्वंद्व समास का उदाहरण है लवकुश। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथामति, और बहुब्रीहि समास का चक्रपाणि। तो इस हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए वो डिटेल आंसर ये रहा डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इसका सही मिलान। श्री संप्रदाय किस प्रवर्तक थे? रामानुजाचार्य जी। बृहम संप्रदाय के मध्वाचार्य जी हैं, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु जी हैं, विष्णु स्वामी जी, और कादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य जी हैं। इसका डिटेल आंसर ये रहा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। मंटो मेरा दुश्मन, ये किसने लिखी थी? उपेंद्र नाथ आस्क ने लिखी थी। नेक्स्ट है ये और वोए, ये जैनेंद्र कुमार की रचना है। नेक्स्ट है जंजीरें और दीवारें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध रचना है। और प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, इसी के रिलेटेड एक पिछला क्वेश्चन था, इसी से पहले हमने इसे सॉल्व किया। ये उनकी वाइफ थी प्रेमचंद जी की, उन्होंने लिखा था प्रेमचंद घर में। अब इन्होंने वाइफ के एंगल से प्रेमचंद जी के बारे में लिखा कि एज अ वाइफ वो उन्हें कैसे देखती थी, प्रेमचंद एज अ हस्बैंड घर में कैसे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें भी सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। ग्रंथ का नाम है और समय, किस समय ये प्रकाशित हुआ था। काव्य प्रकाश जो है ये 11वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी, मम्मट जी का ये रचना है। और चंद्रालोक ये 13वीं शताब्दी में प्रकाशित हुई थी, ये जयदेव जी की रचना है। कुवल यानंद जो है ये 17वीं शताब्दी की रचना है, इसे अप्पय दीक्षित जी ने प्रकाशित करवाई थी। और नेक्स्ट बचता है साहित्य दर्पण, जो कि विश्वनाथ जी की है, ये 14वीं शताब्दी की रचना है। इस हिसाब से जो इसका आंसर बनता है वो सी है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी कोई सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। लेखक और पुस्तक के बारे में, आलोचक और पुस्तक के बारे में बताना है। गोस्वामी तुलसीदास, इसके आलोचक है रामचंद्र शुक्ल जी। और तुलसी काव्य मीमांसा, देखो तुलसीदास से रिलेटेड एक गिनी चुनी कुछ पुस्तकें हैं, इन 4 का नाम याद कर लो, 2-4 एक आध और कोई होंगी। इन्हीं को बार बार घुमा घुमा के रिपीट कर करके वो क्वेश्चन पूछता है, तो आयोग के द्वारा यही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन्हीं 4-5 का नाम याद कर लो। इससे रिलेटेड छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो रट लो, ये आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। एक साल आया तो आया, नहीं तो अगली साल आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तुलसी काव्य मीमांसा, ये उदय भानु जी की द्वारा वो है। तुलसी आधुनिक वातायन से, ये रमेश कुंतल मेघ जी। और लोकवादी तुलसी, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी के आलोचक हैं इसके। ये रहा डिटेल्ड आंसर। सूची 1 सूची 2 का फिर से मिलान करना है। और खंड पूछा है और खंड के नाम। शेखर एक जीवनी जो पुस्तक है उपन्यास, उसका इन्होंने खंड का नाम पूछा है और खंड। देखो इसे आप अगर कॉमन सेंस से लगाने जाओगे तो भी आ जाएगा। इसे याद करने का भी एक सीक्वेंस है। देखो पहले सुबह होगी, उषा एंड ईश्वर होंगे, फिर उसके बाद आप खेतों में बीज लगाएंगे, यानी पहले ये, फिर दूसरे नंबर पे आएगा। फिर जब खेतों में बीज और अंकुरित कर दिया आपने, फिर प्रकृति और पुरुष आएगा। और देखो पुरुष से एंड हुआ है, नेक्स्ट पुरुष ही आएगा, तो चौथा पुरुष। तो इस सीक्वेंस में ये जाएगा, और इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। इसमें भी देखो पात्र और कहानी से हमें मिलान करना है। श्यामनाथ जी देखो बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये मल्टीपल टाइम पीवाईक्यू में पूछा गया है। चीफ की दावत, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ये पता ही होना चाहिए आपको। अगर इसके थ्रू जाएं तो क्या देखो हम ढूंढ पाते हैं क्या आंसर, डी का 3, यानी ए और बी के ऑप्शन पे हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम आप किरदार को देखें, जो लक्ष्मा है, लक्ष्मा ये कोसी का घटवर, इससे रिलेटेड है, तो यानी बी का 4, बी का 4 ये इकलौता ऑप्शन बचता है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। वैसे मैं सबका बता देता हूँ। किरण जो है कानों के कंगना, और लक्ष्मा जो है वो कोसी का घटवार, इससे रिलेटेड है। और अनीता राही से रिलेटेड है। और श्यामनाथ जी चीफ की दावत से रिलेटेड है। और इसका डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। नाटक और पात्र, कौन से नाटक में कौन सा पात्र अवेलेबल है। देखो अंजो दीदी फिर रिपीट हो गया ना, अंजो दीदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर श्रीपत। चलो फिर से देखते हैं इसे। चंद्रगुप्त नाटक में कौन है, चंद्रगुप्त में नाटक में कौन पात्र है, लीला है, लीला उसका पात्र है। अंजो दीदी में कौन पात्र है, मुन्नी। नेक्स्ट बकरी जो है नाटक, उसमें राम। और स्कंदगुप्त में जयमाला। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा उसका ये रहा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। फिर हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चिंतामणि उपन्यास के चारों भाग का नाम है और उनके संपादक का नाम। चिंतामणि प्रथम, इसके संपादक हैं शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद जी।
और तृतीय पार्ट के नामवर सिंह जी हैं और चौथे के कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी हैं। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। देखो इन्होंने ईयर वाइज पूछा कि कब कौन सी घटना हुई, मतलब क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी हमें बतानी है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? रानाडे ने सुझाव दिया था, यानी काका काल बी पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा डी आचार्य नरेंद्र देव जी की अध्यक्षता में इसका फिर आएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, क्योंकि ये 1906 के बात है। फिर नेक्स्ट आता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, ये चीज़ हुई थी 1935 में। ये फिर नेक्स्ट है जो कालक्रम में आएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित तो आचार्य नरेंद्र देव, ये 1947 की बात है। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित समिति, जो कि 1953 की बात है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो ये है, और ये रहा डिटेल आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको सीक्वेंस में लगाना है। देखो ये प्रश्न पत्र उस साल का टफेस्ट था, उस साल का, खैर क्या मतलब अब तक का मैं कह सकता हूँ। टफेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 2 घंटे मिलते हैं, उस 2 घंटे में इनको पढ़ना है और इन्हें सीक्वेंस में सॉल्व करना है। इन्होंने इस बार सूची 1 और सूची 2 का मिलान का क्वेश्चन खूब सारे पूछे हैं, साथ ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के हिसाब से इनका कालक्रम में लगाना है। आस्था और पहले ये है भाषा और समाज, ये 1961 में आई थी। फिर आता है आस्था और सौंदर्य, ये भी 1961 में प्रकाशित हुई थी। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरणवाद, 1977 की रचना है ये। और प्राचीन भारत के भाषा विकास परिवार, इसमें 1989 की। तो इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो सी है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले के बाद के क्रम में लगाना है, वही क्रोनोलॉजी है। देखो आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये आई थी 1875 में। रामकृष्ण मिशन ये 1897। ब्रह्म समाज 1828 में। और प्रार्थना समाज 1867 में प्रकाशित हुआ था। तो इसके हिसाब से जो सही क्रम बनेगा वो है DEABC, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल भी इन्होंने सेम बोला था कि सर्ग के नाम दिए थे और बोला था इसे सीक्वेंस में लगाओ। तो सबसे पहले कौन सा सर्ग आएगा टोटल? इसका आंसर वैसे पहले होना चाहिए श्रद्धा सर्ग आएगा, फिर आएगा काम सर्ग, फिर आएगा लज्जा सर्ग, फिर आएगा कर्म सर्ग, फिर लास्ट में आएगा ईड़ा सर्ग। तो इस हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए वो डी बनना चाहिए। और ये रहा इसके 15 सर्ग के नाम। निम्न उपन्यासों को प्रथम 79 क्वेश्चन नंबर। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। इनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रम में देखो ये बहुत फेमस है, जैसे मैला आंचल 1954 की रचना है, ये पता ही होनी चाहिए। झूठा सच 1958 और 60 में इसके 2 प्रकाशन हुए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की रचना है 1971, ये भी आपको पता होना चाहिए। राग दरबारी मैं बार बार बोल रहा हूँ 1968 की रचना है, ये पूछता है इससे रिलेटेड। मानस का हंस 1972 की रचना है। तो इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका सीक्वेंस यही है। और ये रहा डिटेल आंसर। वैसे क्वेश्चन नंबर, हाँ इन्होंने जो आंसर दिया था, वैसे हाँ एक बात बता दें, इन्होंने ऑप्शन जो दिए थे वो ऑप्शन गलत है, तो सही आंसर इसका मतलब ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था उस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी कालक्रम में लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। पहला है ईदगाह। ईदगाह कब प्रकाशित हुई थी? ईदगाह हुई थी 1933 में। कानों में कंगना ये प्रकाशित हुई थी 1913 में। राजा निर्बंसिया, ये भी मैंने बोला है बार बार, ये क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये 1957 की रचना है। और आकाशदीप जयप्रकाश
जयशंकर प्रसाद जी की है, ये भी मैंने बोला है आपको कि रट लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जयशंकर प्रसाद के जितने भी रचनाएं हैं जो PYQ में पूछी जा चुकी हैं, उनके बारे में आप उनके कालक्रम के हिसाब से उन्हें याद कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये परिंदे 1956 की रचना है। तो ये 4-5 रचनाएं बहुत फेमस हैं। ये रहा डिटेल्ड आंसर इसका। अंधेर नगरी नाटक में पहले के बाद के आए संवादों को क्रम में लगाइए। तो इसका क्रम जो है, सही क्रम उस हिसाब से हमें लगाना है। देखो, सबसे पहले उसने बोला था, ये वाला स्टेटमेंट आया था, फिर दूसरा चूना पहले आया था, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। फिर इसके बाद उसने बोला तीसरा, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। फिर आता है, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। और लास्ट में आता है, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका देखते हैं हम क्या है। असर्शन भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। फिर कथन और दो कथन है। तो पहला कथन है, बघेली बोली के अन्य दो नाम हैं, लरिया और खलटाही। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो नाम है वो है रिमही और रिवई। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे अगर एक पता चल जाए तो एक गलत है तो इसका सीधे सीधे आंसर पता चल जाता है, डी है, बट फिर भी देख लेते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। सही बात है। देखो, अगर पता चल जाए 1 और 2 में से कोई एक गलत है तो सीधे ऑप्शन सी और डी में से देख लो। पहला गलत है तो डी, दूसरा गलत है तो सी होगा। और अगर बाकी के दोनों असत्य हैं या दोनों सत्य हैं तो ए और बी में से कोई होगा। फिर आता है असर्शन रीजन। महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गांधी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईशा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। दोनों ही बात सत्य है। अगर गांधी जी से रिलेटेड उनकी बुक पढ़ोगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो आप ये बात जान पाओगे। स्टार्टिंग के ही कुछ पन्नों में ही ये बात आप समझ जाएंगे कि गांधी जी इतने लंबे लंबे दिनों तक का उपवास कैसे रख पाते थे, क्योंकि उनकी माताजी बचपन से ही माताजी उपवास रखती थी 40-40 दिनों का, और उन्होंने देखा था वो चीज़ अपने घर में अपने माँ को करते हुए। तो माँ के चक्कर में इन लोगों को भी कई बार उपवास रखना पड़ता था, तो उसकी प्रैक्टिस घर पे ही हो रखी थी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। आप कबड्डी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। सही बात है, ये तो है ही है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते हुए बिना माँ का हो गया था। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। इसी से बेस कहानी है, ये उपन्यास है, और ये दोनों ही सही है। बहुत ही दर्दनाक कहानी मतलब उपन्यास है, पढ़िएगा मतलब दिल भारी हो जाएगा। कमज़ोर दिल वाले तो नहीं पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। सिंदूर 86, क्वेश्चन नंबर 86। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णपाल इसके प्रमुख पात्र हैं। ऐसा नहीं है, गलत है ये बात। और मैंने अभी बताया, अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब सीधे ऑप्शन डी पे पहुंच जाओ। फिर भी हम स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो ये सिंदूर की होली एक ही दिन में नाटक समाप्त हो जाता है, पूरे दिन की ही कहानी है उसकी, कहानी नहीं नाटक है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं 87। फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया। सही बात है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया। एकदम 100% सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं और इसका आंसर ए है और ये सही भी है। इसका डिटेल आंसर ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, फिर से आता है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्या निवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपमान से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। कारण ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों से जीवंत निकल गई। पहला सही है, ये गलत है रीजन, ये भी तो सही है। विद्यानिवास की विविध शैलियों में विद्या हाथ जीवांत है, ये भी सही है। हाँ, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो आंसर बी होना चाहिए। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड है। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर है। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत बगैर ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतर की होती है। दोनों बातचीत सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती है। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित निबंधों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। कालक्रम में देखते हैं कब कौन सी। गवई गंध गुलाब ये प्रकाशित हुई थी 1980 में। आम रास्ता नहीं है ये प्रकाशित हुई थी 1988 में। और जीवन अज्ञात का गणित ये 2004 की रचना है। उठ जाग मुसाफिर ये 2012 की रचना है। चली फगनुट बोरे आम ये 1975 की रचना है। इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस इसमें दिया नहीं गया, इसलिए ये ड्रॉप कर दिया गया था उस साल का क्वेश्चन। डिटेल आंसर ये रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पैसेज है। इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलो बाकी का बचा वो पढ़ लीजिए, आई होप पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। रबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती है? वह शैतान से दूरी रखना चाहती है। वह गलत बात है, उसके द्वारा है, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। यही बात सही है और यही इसका उत्तर भी है। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? भक्ति का, मनुष्य का, आत्मा का या संगीत का? आत्मा का माना गया है। इसका आंसर सी है। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं? समाधि की सुगमता के लिए या फिर हुलूल के लिए, नक्शे अरब के लिए, नासूत के लिए? समाधि की सुगमता के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? ब्रह्म मिलन की प्राप्ति, आत्मा के आवागमन या फिर निर्वाण की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन से दूर की स्थिति। यही है डी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति से दशा सूफियों में क्या कहलाती है? नासूत, फना, बका या हुलूल? ये फना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक के क्वेश्चन को लिए ये रहा पैसेज, और ये पैसेज आप पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण कब शुरू हुआ? अंग्रेजी राज स्थापित होने पर, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता पर? यस, यही था इस पैसेज के हिसाब से। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था कायम होने पर नहीं, किसानों का राज्य स्थापित होने पर, ये भी नहीं है। इसका आंसर ये रहा। 97 देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। एकदम सही बात है, यही बोलता है, बट पढ़ लेते हैं। इसमें वर्ण और धर्म की व्यवस्थाओं को बनाए रखा गया नहीं। इसमें किसानों और सामंतों के द्वंद्व को दबा दिया गया नहीं। इसने राजतंत्र को पुनः स्थापित किया नहीं, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किससे बादशाह बनाया गया? बहादुर, ये तो फैक्ट की बात है। बहादुर शाह, हुसैन शाह, अहमद खां, कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह। बहादुर शाह को ही राजा बनाया गया। ये तो फैक्ट वाले जीएस का क्वेश्चन भी है, वैसे उसमें दिया भी है। 99 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका नेतृत्व किसानों ने किया। यह एक क्षेत्र विशेष से चलाया गया था। जनता के सामंतों, अंग्रेजों के गठजोड़ द्वारा बनाई व्यवस्था के लिए उचित समझा गया। गलत है, यह लड़ाई मुख्यतः उच्च वर्गों द्वारा लड़ी। बिल्कुल नहीं, उच्च वर्ग ही तो बाहर था, इसीलिए तो ये लड़ाई हार गए थे हम लोग। इसका नेतृत्व किसानों ने किया था। ये है इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? सामंत राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य लेकर खड़े थे? अरे बिल्कुल नहीं थे। सभी सामंतों की व्यापक एकता के पक्षधर थे? बिल्कुल नहीं थे। 1857 के बाद वास्तविक
सत्ता सामंतों के हाथ में आ गई थी, ये भी नहीं है। सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे, ये बात सही है। और यही इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा और यही सत्य है। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आप वीडियो को स्टार्ट से देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, दैट मीन्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बनता भी है ना, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। अपने किसी 1 या 2 दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।